चाइना ग्रह को नष्ट कर रहा है। इसका विनाश वस्तुतः नए निम्न स्तर तक पहुंचता है और नई ऊंचाइयों पर जाता है। आपका स्वागत है, मैं क्रिस चैपल हूं। वर्षों से लोग कहते रहे हैं कि ग्रीनहाउस गैसों के सबसे बड़े उत्सर्जक के रूप में इसकी भूमिका के कारण दुनिया को जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए चीन के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। जो ये कहने जैसा है कि जंगल की आग को रोकने के लिए हमें एक आगजनी करने वाले के साथ सहयोग करने की आवश्यकता है। शायद सहयोग सही शब्द नहीं है, दोस्तों। उदाहरण के लिए अमेरिका के विशेष जलवायु दूत जॉन केरी कहते हैं कि हमें चीन की आवश्यकता है। और अमेरिकी ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रॉनहोम ने कहा कि जलवायु परिवर्तन पर चीन जो कर रहा है उससे अमेरिका सीख सकता है। चीनी कम्युनिस्ट पार्टी को यह अच्छा लगता है जब अमेरिकी अभिजात वर्ग ऐसी बातें कहते हैं। चीनी नेता शी जिनपिंग ने दावा किया है कि वो पर्यावरण को प्राथमिकता देंगे, प्रकृति की रक्षा करेंगे और हरित जीवन शैली को बढ़ावा देंगे। वर्षों तक लोग कहते रहे कि कम्युनिस्ट पार्टी निश्चित रूप से जलवायु परिवर्तन का मुकाबला करने की परवाह करती है क्योंकि यह उनके हित में है। फिर कोविड के बारे में झूठ नहीं बोलना या इसे दुनिया भर में फैलने देना उनके हित में होना चाहिए था, इसलिए वो है। वास्तव में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी की बयानबाजी उनके कार्यों से मेल नहीं खाती। वे हमेशा विनिर्माण और आर्थिक विकास को प्राथमिकता देते रहे हैं और जब पर्यावरण की बात आती है तो वे उन जगहों की परवाह नहीं करते जो चीन से बाहर है। अरे, सीसीपी को उन जगहों की परवाह नहीं है जो चीन है। और अगर आप खुद से प्यार नहीं करते हैं तो आप किसी और से प्यार करना कैसे सीखेंगे? मैंने पिछले एपिसोड्स में उल्लेख किया है कि कैसे चीन प्रतिज्ञा नहीं करने के बावजूद और भी अधिक कार्बन उत्सर्जन को पंप करके हवा की गुणवत्ता को खराब कर रहा है और कैसे चीन अपने बांधों और मछली पकड़ने के बेड़े से दुनिया को तबाह कर देता है। वनों की कटाई, मंगोलिया और डीआर कांगो जैसे स्थानों में दुर्लभ पृथ्वी खनन और सस्ते नॉकऑफ। मैंने चक टायलर्स का आदेश दिया और वे टक चाइल्स के साथ मेरे पैरों को प्रदूषित कर रहे हैं। और फिर भी वे चीजें उन एकमात्र तरीकों से दूर हैं जिनसे चीनी कम्युनिस्ट पार्टी ग्रह को नष्ट कर रही है। यहां एक गुच्छा और है। चलो साथ साथ शुरू करते हैं। नंबर 5, जैव विविधता का नुकसान। केवल 40 वर्षों में चीन ने अपनी भूमि कशेरुकियों का आधा हिस्सा खो दिया है। बेशक सबसे बड़े पीड़ितों में से कुछ मुस्लिम उइगर हैं। जहां तक गैर मनुष्यों की बात है, उभयचर और सरीसृप तेजी से मर रहे हैं। यह आंशिक रूप से पारंपरिक दवाओं के अत्यधिक शिकार के कारण है। चीन में लोग पारंपरिक चिकित्सा, प्रतिष्ठा और निवेश के लिए विदेशी जानवरों को खरीदना पसंद करते हैं। आहा, क्योंकि कछुओं को खाने जैसा प्रतिष्ठा कुछ नहीं कहता। यह एक ऐसा उदाहरण हो सकता है जहां टैको बेल में खाना वास्तव में उत्तम दर्जे का विकल्प है। इसने बड़े पैमाने पर अवैध शिकार को बढ़ावा दिया है, न केवल चीन के भीतर बल्कि पूरी दुनिया में। उदाहरण के लिए मेक्सिको में चीनी तस्करों और मैक्सिकन बिचौलियों के नेटवर्क टोटोबा मछली का अवैध शिकार कर रहे हैं, जो बाजा प्रायद्वीप की एक लुप्तप्राय प्रजाति है। इन्हें वापस चीन भेज दिया जाता है और इस प्रक्रिया में एक अन्य लुप्तप्राय प्रजाति वाक्विटा पोपोइस फंस जाती है। इसलिए वे अपने कथित लाभों के लिए एक प्रजाति का सफाया कर रहे हैं, जबकि एक ही समय में एक अन्य प्रजाति का सफाया कर रहे हैं, खेल के प्यार के लिए। और लोग आश्चर्य करते हैं कि मुझे क्यों लगता है कि सीसीपी व्यंग्यात्मक रूप से दुष्ट है। वे सचमुच कप्तान ग्रह खलनायक हैं। चीन की वजह से दुनिया भर में अन्य प्रजातियां भी खतरे में हैं। ध्रुवीय भालू सहित न केवल उनके फर की उच्च मांग के कारण बल्कि आर्कटिक पर चीन के प्रभाव के कारण भी, जो मुझे लाता है। नंबर 4, चीन आर्कटिक को और जहरीला बना रहा है। जाहिर है, बढ़ता कार्बन उत्सर्जन आइस कैप को सिकोड़ने में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है, लेकिन आर्कटिक भी अधिक जहरीला होता जा रहा है। हाल के एक अध्ययन में पाया गया कि अलास्का और आर्कटिक में अधिकांश सीसे के प्रदूषण का पता चीन के औद्योगिक उत्सर्जन से लगाया जा सकता है। अलास्का के डेनाली नेशनल पार्क और आर्कटिक में जमा किए गए सीसे का 64% तक चीनी कोयला जलाने और अलौह धातु गलाने का खाता है, और ग्रीनलैंड में 73% तक। चीन आर्कटिक में भी खनन करना चाहता है। अगर चीन की चली तो ध्रुवीय भालुओं के लिए हालात और भी बदतर हो जाएंगे, जो सभी को दुखी कर देगा, मोहरों को छोड़कर, मुझे लगता है। और फिर वहां है नंबर 3, गहरे समुद्र में तबाही मचा सकता है चीन। गहरा समुद्र एक जीवंत पारिस्थितिकी तंत्र है जो वस्तुतः मनुष्यों से अछूता है और यह समृद्ध खनिज भंडार से भरा है।
क्या किसी ने कहा समृद्ध खनिज भंडार? चीन उस पर चाहता है। यही वजह है कि वो गहरे समुद्र के संसाधनों का दोहन करने की दौड़ में सबसे आगे है। जमैका में स्थित संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी के हिस्से के रूप में चीन गहरे समुद्र में खनन पर प्रतिबंध का विरोध करने के लिए अपने प्रभाव का उपयोग कर रहा है। और इसने ताइवान के आकार के 6 गुना से अधिक क्षेत्र का पता लगाने और उसका दोहन करने के लिए किसी भी अन्य देश की तुलना में अधिक अनुबंध किए हैं। क्योंकि ताइवान हर उस चीज के मापन की आधिकारिक इकाई है जिसे चीन हथियाना और उसका शोषण करना चाहता है। चीन की गहरे समुद्र में सोने की भीड़ एक पर्यावरणीय आपदा का कारण बनने के लिए तैयार है। लेकिन गहरा समुद्र वो अंतिम सीमा नहीं है जिसे चीन नष्ट कर देगा। बस आकाश की ओर देखें और वापस पृथ्वी पर। क्योंकि नंबर 2, चीन रॉकेट से धरती को प्रदूषित कर रहा है। दशकों से चीन तटरेखा के बजाय देश के मध्य से अपने रॉकेट लॉन्च करने में लापरवाह रहा है। क्या आप जानते हैं कि जब रेड इंडियन बंदूक से हवा में गोली चलाते हैं तो ये कितना खतरनाक होता है, क्योंकि गोलियों को अंततः वापस नीचे आना पड़ता है? खैर, ये लाल कम्युनिस्ट अनिवार्य रूप से मिसाइलों के साथ ऐसा कर रहे हैं। यह न केवल घरों को नष्ट कर रहा है और लोगों को मार रहा है, बल्कि ये दुर्घटनाएं जहरीले धुएं को भी पीछे छोड़ती हैं जो पानी की आपूर्ति में मिल सकती हैं। रॉकेट हादसों से स्कूल भी सुरक्षित नहीं है। और यह सिर्फ मुख्य भूमि चीन तक ही सीमित नहीं है। अफ्रीका तक के अन्य देशों को भी चीन के गिरते मलबे की चिंता करनी होगी। मामले को बदतर बनाने के लिए चीन जोखिम को कम करने के लिए विशिष्ट प्रक्षेपवक्र जानकारी भी साझा नहीं करता है। बेशक कभी कभी मलबा धरती पर नहीं गिरता, यह अंतरिक्ष में रहता है। नंबर 1, चीन अंतरिक्ष में कचरा पैदा कर रहा है। चीन का अंतरिक्ष मलबा ग्रह की परिक्रमा करने वाले अन्य उपग्रहों के लिए एक बड़ा खतरा है। वे ग्रह को प्रदूषित करने से इतने थक गए हैं कि अब वे आकाश को प्रदूषित कर रहे हैं। वह इसके लिए बहुत दूर है, कप्तान ग्रह खलनायक। यहां तक कि एक जोखिम यह भी है कि चीन जानबूझकर एंटी सैटेलाइट मिसाइलों के साथ अंतरिक्ष मलबे का निर्माण करेगा। और उनका प्रभाव वर्षों तक रह सकता है और किसी भी देश के लिए अंतरिक्ष में जाना कठिन बना देता है। जिस तरह से चीन पृथ्वी को और भी अधिक जोखिम में डाल रहा है, मैं भी चीन पर चंद्रमा के अच्छे प्रबंधक होने का भरोसा नहीं रखूंगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम उनके साथ कितना सहयोग करते हैं, क्योंकि चांद का आकार 1 लाख ताइवान के बराबर है। और अब मेरे सभी अद्भुत प्रशंसकों के लिए धन्यवाद के रूप में, जो क्राउडफंडिंग वेबसाइट पैट्रन या अनन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लोकल के माध्यम से बिना सेंसर किए चीन का समर्थन करते हैं, मैं आपके एक प्रश्न का उत्तर दूंगा। ये संदेश पैट्रन पर डोनाल्ड सेंट जॉर्ज से आया है। हे क्रिस, क्या आपने वीचैट की सेवा की नवीनतम शर्तों को देखा है? ये बहुत अच्छी तरह से बताता है कि आपके द्वारा अभी और हमेशा के लिए पोस्ट की जाने वाली सभी सूचनाओं पर उनका अधिकार है। क्या यह उत्तरी अमेरिका में भी कानूनी है? खैर, ये दूसरी बात है कि चीन प्रदूषण फैला रहा है। सोशल मीडिया वेचैट के लिए आपका डेटा रखना अवैध नहीं है। फेसबुक आपका डेटा भी रखता है और फेसबुक एक अमेरिकी कंपनी है। लेकिन वेचैट और भी बुरा है। यह न केवल आपके द्वारा पोस्ट की जाने वाली चीजों को एकत्रित करता है, बल्कि यह किसी भी समय आपके स्थान को ट्रैक कर सकता है, आपके संपर्कों तक पहुंच सकता है और यहां तक कि आपके कैमरे और माइक्रोफोन को सक्रिय भी कर सकता है। और वेचैट इस सारे डेटा को सीधे चीनी सरकार के साथ साझा करेगा। आप जानते हैं, वो सरकार जो असंतुष्टों को बंद कर देती है और उनके अंगों के लिए उन्हें मार देती है। इसलिए मेरी सलाह है, वेचैट का इस्तेमाल न करें। चीन का समर्थन करते हैं। पैट्रियन पर हमसे जुड़ें और शो में आपके सवालों का जवाब देने सहित कुछ बढ़िया सुविधाएं पाएं। अधिक जानने के लिए patreon.com/China Uncensored देखें। एक बार फिर मैं क्रिस चैपल हूं। चाइना अनसेंसर्ड देखने के लिए धन्यवाद।